दोस्तों नमस्कार। ओके, मेरी आवाज आ रही है? चलिए। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में मॉर्निंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं दोस्तों। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, सही है? और बहुत शानदार दिन में आज हम एक नया सेशन लेने वाले हैं और बहुत ही खुशनुमा चेहरे मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं। सभी डायरी पेन के साथ और ड्रेस कोड के साथ बढ़िया रेडी हैं। हाँ या ना? तो चलिए साथियों, आज हमारे बीच एक बहुत ही ज़बरदस्त लीडर को हम सुनने वाले हैं, सही है? और बिना देर किए हुए हम सीधे सेशन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों सेशन की शुरुआत करने से पहले परंपरा के अनुसार मैं हमारे सभी आदरणीय गुरुओं को इस ज़ूम पैनल से प्रणाम करता हूँ दोस्तों और उन गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के आज के हम इस सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी और बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे बीच एक ऐसे ज़बरदस्त लीडर को हम सुनने वाले हैं दोस्तों, है ना? जिनके बारे में मैं एक छोटा-सा परिचय देना चाहूँगा उन्हें इनवाइट करने से पहले। दोस्तों मैडम जी बेसिकली जो हैं भिलाई सिटी से बिलॉन्ग करते हैं और हाउसवाइफ थे, साथ ही साथ इस बिज़नेस को उन्होंने देखा दोस्तों, विश्वास किया और सिस्टम और सीनियर को फ़ॉलो करते हुए लगातार सफलता लेते जा रहे हैं। आज उनकी सफलता की यदि मैं बात करूँ, तो वो खुद तो सफल हैं ही, अपने साथ-साथ हज़ारों लोगों की टीम को लीड कर रहे हैं और सफलतापूर्वक मार्गदर्शन दे रहे हैं। दोस्तों जब ऐसी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी का मैं वेलकम करूँ, तो भारतीय परंपरा के अनुसार एक ज़ोरदार धमाकेदार तालियों से मैडम का वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज़ वेलकम कमिंग रेड क्लब लीडर मिसेस शांति गुप्ता मैडम, प्लीज़ कम ऑन द ज़ूम पैनल। ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए दोस्तों, ज़ोरदार तालियाँ। दोस्तों नमस्कार। सबसे नमस्कार। पहले तो ये हमारे जो एनर्जेटिक लीडर है जिन्हें देखकर हमें एनर्जी आ जाती है। तो जय सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतनी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। तो इस पैनल में सभी उपस्थित सभी दोस्तों को नमस्कार, राधे-राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम शांति गुप्ता है और मैं दुर्ग शहर से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ जैसा कि सर ने भी बताया। मैं सेल्ससॉफ्ट कंपनी के पिछले जो है 4 साल से जुड़ी हूँ और मुझे आज फ़र्क होता है सेल्ससॉफ्ट का हिस्सा हूँ मैं। ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व होता है कि मुझे इतनी शानदार कंपनी में मिली। दोस्तों बीएसएस सिस्टम में जितने भी लीडर यहाँ बैठे हैं, जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, सभी बहुत ही लकी हैं कि उन्हें जो है हमारे आदरणीय गुरु, महागुरु जिन्हें हम बोले हमारे आदरणीय महागुरु मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जैसे गुरु मिले हैं। तो एक बार इस मैं पैनल से आदरणीय गुरु श्री मनोज कुमार सोनी सर को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सर स्लाइड को आगे करेंगे। नेक्स्ट करेंगे सर। नेक्स्ट। हाँ जी। दोस्तों इस स्लाइड में आप सबको इस स्लाइड को देखकर मन खुश हो गया होगा क्योंकि यहाँ पे वो हमारे तीनों गुरु हैं जिनकी देख रेख में हम आगे बढ़ रहे हैं, सही है। हम सोच भी नहीं सकते कि अगर हमारे गुरु के रूप में ये नहीं आते तो हमारा क्या होता। तो यहाँ पे आप बीच में देख रहे हैं जैसा कि मैंने अभी बताया गुरुओं के गुरु महागुरु हमारे मनोज कुमार सोनी सर हैं जिन्हें मैं इस मंच से कोटि-कोटि सादर प्रणाम करती हूँ। और दोनों तरफ लेफ्ट राइट जो खड़े हैं वो मेरे मेंटर हैं, मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझ जैसे एक हाउसवाइफ को उँगली पकड़कर छोटी-छोटी बातों से लेकर बड़ी-बड़ी बातें सिखाए और आज आप लोग के सामने इस ज़ूम पैनल पे लाके खड़ा कर दिया कुछ बोलने के लिए, तो मैं इन्हें सादर प्रणाम करना चाहती हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे सभी के जीवन में कोई ना कोई गुरु है, जो हमारे ये दोनों गुरु हैं। इनके बगैर हम लोग तो सोच भी नहीं सकते आगे बढ़ने की। आज मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मुझ जैसे एक हाउसवाइफ को इस मंच पे लाकर खड़ा कर दिया। तो मैं चाहूँगी कि सभी तीनों जो है हमारे महागुरु हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियाँ होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं
कि ये हमारे जो डीएन शर्मा सर हैं, जिन्हें पूरा शहर लायन के नाम से जानता है, वो जो है पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी टीम चलते हैं सबको लीड करते हैं। और हमारे गुरु मैया, जिन्हें हम बहुत प्यार से गुरु मैया बोलते हैं, ये बहुत ही प्यार से अपने जो है हम लोग को एकदम बच्चों की भांति संभाल कर रखा है, सिखाती है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे गुरु मैया सीमा कश्यप मैडम के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं वर्ल्ड क्लास कंपनी सेपसॉफ्ट के साथ जुड़ी हूँ और बीएस सिस्टम के साथ जुड़ी हूँ। और ये बीएस सिस्टम जो है, शुरू से मैं इसमें ही हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इतने यहाँ इस पैनल में जितने लोग भी हैं, सब जो है सेपसॉफ्ट में शुरू से साथ में थे, साथ में हैं और साथ में रहेंगे। सही है। तो यस। दोस्तों, आज मैं जो इस मंच पे आकर आप लोग को बोल रही हूँ, इस पैनल में जो आके बोल रही हूँ, ये सब का श्रेय हमारे तीनों गुरुओं को जाता है, हमारे मेंटर सीमा कश्यप मैम और शर्मा सर को जाता है। तो मैं एक बार चाहूंगी कि अब तक की जितनी भी जोरदार तालियां बजे, उससे ज्यादा एक बार होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आज मैं इस मंच पे जो आकर बोल रही हूँ आपके सामने, ये सभी का वजह क्या है? जो आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि इसी नेक्स्ट करेंगे सर, क्योंकि इसी टॉपिक की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। वो है पावर ऑफ टीम वर्क। ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। तो इस पर आज हम बात करेंगे और मुझे लगता है कि ये सभी का फेवरेट हो सकता है, क्योंकि आज हम जितने भी यहाँ पे इस पैनल में हैं, सब इसी टीम वर्क के कारण ही हैं। ठीक है, टीम वर्क ही हमें ये संभव बनाया है। तो दोस्तों, पहले आइए हम देखते हैं कि टीम होता क्या है। तो दो या दो से अधिक लोग जब एक ही समूह में एक ही दिशा में एक ही उद्देश्य से कार्य करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं टीम। सही है। चलिए, चूंकि मैं एक हाउसवाइफ थी, तो मैं इसका उदाहरण एक अपने किचन से ही लेकर करती हूँ। शायद यहाँ पे जितनी भी महिलाएं बैठी होंगी या जेंट्स भी, हमारे जो फ्रेंड बैठे हैं, सब मुझसे रिलेट करेंगे। जैसे चाय में शक्कर, चाय पत्ती, अदरक, ये सारी सामग्री डालते हैं और ये दूध डालते हैं, तब जाकर एक अलग स्वाद का निर्माण होता है। सही है। जिनका स्वाद प्रत्येक जिनका स्वाद हमने उसमें जो भी सामान डाला है, जैसे चाय डाला है, चाय पत्ती डाला है, चाय पत्ती डाला है, अदरक डाली है, सबसे एकदम अलग होता है। सबसे अलग होता है और वो चाय का टेस्ट सबको बहुत भाता है। ठीक है। अगर आप केवल अदरक अलग से खा नहीं सकते, चाय पत्ती अलग से खाएंगे, वो तीखा लगेगा। किसी किसी को क्या है, दूध का स्वाद प्रिय नहीं होता। इस तरीके से, लेकिन इस तरीके से अगर सभी चीजों को हम मिलाकर बनाते हैं, और जो टेस्ट निकलता है वो सबसे अलग होकर निकलता है और सबको अच्छा लगता है। ठीक है। और चाय का स्वाद सभी को प्रिय होता है। इसी तरीके से जब टीम का निर्माण होता है, तो टीम के प्रत्येक सदस्य को अपनी प्राथमिकता भुलाकर टीम में एक सामान्य उद्देश्य के लिए कार्य करना पड़ता है। सही है। इसलिए ये कहा गया है कि टीम का फुल फॉर्म होता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। सही है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दो से अधिक लोग जो अलग अलग जगह से आए हों, जो अलग अलग जाति को हों, जिनके अलग अलग गुण धर्म हो, जब सभी मिलकर एक ही उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो उसे कहा जाता है टीम वर्क। यहाँ तक क्लियर है। और ये टीम वर्क की पावर बहुत ज्यादा है। इसे हम ना अपनी प्रकृति से, आसपास जो हमारे ये लोग हैं, पशु पक्षियों से भी सीख सकते हैं। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण क्या है? वो पक्षी है जिसे हम गीज बोलते हैं, जो हंस। आप सभी ने देखा होगा रात के समय या कहीं भी, कि वो जो हंस जो है, गीज जब उड़ते हैं एक जगह से दूसरी जगह, मतलब ठंडे से बचने के लिए, जब दूसरी जगह वो प्रस्थापित होते हैं, तो वो ना वी आकार का शेप देकर जाते हैं। सही है। अब वी आकार का शेप का निर्माण करके उसे उड़ने की क्षमता जो है एक पक्षी की तुलना में 71% अधिक होता है। और इससे हमें सीख मिलती है कि अगर हम जैसे इंसान, हम भी जो है एक ही दिशा में काम करते हैं,
एक टीम के रूप में काम करते हैं तो हम भी अपने गोल या लक्ष्य को जल्दी और आसानी से अचीव कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा गोल क्या हो सकता है, जो कंपनी ऑफर निकला है, बूट कैंप में ये निकला है, उसे हम कर सकते हैं। यदि कोई हंस अपने वी आकार के निर्माण से भटक जाता है, अगर कोई हंस अपने वी आकार के निर्माण से भटक जाता है, तो उसे हवा का प्रतिरोध इतना ज़्यादा सहना पड़ता है कि वो अपने आप को थका हुआ महसूस करता है और ज़्यादा और उसे उड़ने में तकलीफ होने लगती है। तब वो अपने स्थान में फिर से वो वापस आ जाता है और एक टीम की शक्ति का वो फ़ायदा उठाता है। तो हमें भी यहाँ पे इससे हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि हमें भी यहाँ पे कभी भी अकेले जाकर वर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हम वहाँ करते हैं, तो हम भी थक जाते हैं, फिर एक समय ऐसा आएगा कि हम बैठ जाएँगे। तो हमारी समझदारी इसी में है कि अगर हम अकेले काम कर रहे हैं, तो हम वहाँ से आकर अपनी टीम में शामिल हो जाएँ, ठीक है? और यदि एक ही दिशा में एक ही उद्देश्य के लिए मेहनत करते हैं, तो काम बहुत आनंद से होता है और आसानी से वो संभव हो जाता है। यदि सामने का आपने देखा होगा कि अगर सामने का कोई हंस जो लीडर है, जो आगे चल रहा है, वो थक जाता है तो उसकी जगह पे कोई दूसरा हंस जाकर उसके स्थान को ले लेता है। इसका मतलब क्या है कि हमें भी अपनी टीम में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है? टीम वर्क में हर एक सदस्य को एक दूसरे के प्रति आदर करनी चाहिए, तभी हम कठिन से कठिन समस्या या कार्य को आसानी से कर सकेंगे, जिससे हम अपनी काबिलियत और साधन से मिलकर करते हैं। वी आकार में उड़ते हुए हर एक गीज आवाज करते हुए चलते हैं। आपने सुना होगा, जब शाम को अगर लाइन से सब जाते हैं ना, तो आवाज आती है क्वाक क्वाक की, तो हम जरूर आकर बाहर देखते हैं कि आवाज किस पक्षी की है। सही है? तो दोस्तों, ये आवाज ना उसी हंस की होती है जो वी आकार करके दौड़ते हैं, वी आकार करके ये उड़ते हैं। तो ये क्वाक क्वाक करके अपने जितने भी साथी है ना, उनको वो क्या है, प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें वो साहस देते हैं। तो हम मनुष्य इसी चीज को कैसे कर सकते हैं, जो हम लीडर हैं, अपने नीचे जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनको हम प्रोत्साहन दे सकते हैं, उनकी तारीफ करके कर सकते हैं। अगर कोई भी काम किया तो उनके बदले में उन्हें तारीफ करिए। तो इस प्रकार से तारीफ करते हुए, प्रोत्साहित करते हुए हम आगे अपनी टीम को बढ़ा सकते हैं। यदि कोई हंस टीम से भटक जाता है या फिर बीमार हो जाता है, तो तो आपने शायद उतने ध्यान से नहीं देखा होगा, लेकिन इसके बाद ज़रूर ध्यान से देखिएगा कि पक्षी जो है ना, उसको घेर कर फिर से वापस जो है उसी जगह पे लाने की कोशिश करते हैं। मतलब एक साथ उसे चलने की कोशिश करते हैं, अपनी टीम में शामिल करते हैं। वैसे ही हमारे सिस्टम में भी है, हमारे टीम में भी है। अगर कोई बच्चा भटक जाता है अपने रास्तों से, तो हम उससे जाकर क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं और अपने जो है उस जगह पर उसे लाने की कोशिश करते हैं, जहाँ से वो काम करते हुए आगे बढ़ सके। सही है? तो इसमें आपने देखा, स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि पावर ऑफ टीम वर्क का डिफिनेशन दिया हुआ है, अर्थ बताया है। टी फॉर टुगेदर, ए फॉर एवरीबॉडी, ए फॉर अचीव और एम फॉर यहाँ पे मनी लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मोर भी आप इसे बोल सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम अचीवमेंट ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, टीम को जिम दिलाने के लिए 3 बातों का होना बहुत जरूरी है। सही है? जो बातें हैं, योजना है, तालमेल है और टीम की भावना है। तो दोस्तों, किसी भी टीम में अगर आप चाहते हैं कि किसी भी टीम में को जीत दिलाए, तो इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। और ये जो है, टीम जो है, किससे शुरुआत होती है? आपसे होती है। तो सबसे पहले तो ये तीनों गुण आपको अपने में लाना होगा, तभी जो है आप अपनी टीम में दे सकते हैं। सही है? क्योंकि दोस्तों, टीम की शुरुआत आपसे ही होती है, तो ये काम पहले आपको ही करना होगा। तो यहाँ पे हमें ये तो अच्छी तरह से समझ में आ गया कि टीम की पावर क्या है। मतलब कि यानी कि एक समूह में जब कोई काम करता है, तो उसकी क्या ताकत होती है, टीम की की ताकत से हम क्या-क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, इन सब बातों को भी हम जानेंगे। जिसमें पहला हमारा हो जाता है क्या? योजना है। ठीक है? तो दोस्तों, किसी भी कार्य को आप जो भी अपनी आँखों से देख सकते हैं, जो दुनिया के बहुत बड़े-बड़े जो
अजूबे हैं, ये सभी जो है टीम वर्क से ही संभव हुआ है। और ये सब कार्य करने के लिए पहले योजना की गई है। सब पहले उससे क्या की गई है, योजना बनाई गई है कि कैसे इसे हम करेंगे। ठीक है, अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अचीवमेंट लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन चीजों का प्रयोग अपने आप पे करना होगा, क्योंकि आपकी टीम आपसे ही शुरू होती है। किसी भी टीम में 60% योजना का योगदान होता है। अगर आपके कार्य की प्लानिंग शानदार नहीं होगी तो जीत भी शानदार नहीं होगी, और यदि आपके कार्य की प्रणाली बहुत शानदार है तो जीत भी शानदार होगी। प्लानिंग कैसी होनी चाहिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, लेकिन उसके पहले ना हम इस योजना को डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे सर। इस योजना को हम डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, या फॉर योग्य, ज फॉर जानकर, ना फॉर निष्कर्ष। सही है, या फॉर योग्य, जा फॉर जानकार, और ना फॉर निष्कर्ष। ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक योग्य व्यक्ति जो जानकार हो, जब वे आपस में बैठकर एक कार्य के प्रति बातचीत करते हैं तो उससे निकला हुआ निष्कर्ष योजना कहलाती है। क्लियर है? अब प्लानिंग कैसी होनी चाहिए इससे हम समझते हैं एक कहानी के माध्यम से, क्योंकि कहा भी जाता है दोस्तों कि हम ऐसा ना कोई बात जल्दी नहीं समझ पाते, लेकिन अगर कहानी से उसे समझाया जाए तो बहुत अच्छे से हम समझ पाते हैं। सही है, तो ये कहानी बहुत ही अच्छी है, और हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे लीडर्स हैं, ठीक है, उन्होंने देखा होगा कि ऑफलाइन में भी मेरी हर ट्रेनिंग में कहानी होती ही होती है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि इससे लोग जल्दी समझ जाते हैं। यस। कहानी बहुत ही प्यारी कहानी है, बकरी और उसके बच्चे मेमने की। एक बार की बात है, बकरी और उसका बच्चा जो है जंगल में जाते हैं घास खाने के लिए। फिर आदत के अनुसार बच्चा चंचल होता है, बकरी का मेमना बच्चा भी जो है अपनी माँ से अलग हो जाता है, और वो घास खाने अलग होकर घास खाता है। तभी ना बकरी के बच्चे को एक शेर आता हुआ उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। बकरी का बच्चा बहुत डर जाता है और अपनी माँ के पास जाता है, बोलता है, मामा आज तो हम गए। माँ बोलती है, क्या हुआ बेटा, बताओ तो सही। तो बच्चा बोलता है, माँ शेर, वहां पे शेर है और शेर जो है हमारी तरफ आ रहा है, तो अब तो हम गए। माँ बोलती है कि बेटा शांत रहो, जैसा मैं बोलती हूँ ना वैसे ही करना। फिर जो है माँ बच्चे को लेकर झाड़ी के पीछे छिप जाती है, और बच्चे को बोलती है कि जैसे ही ये शेर झाड़ी के पास आएगा, तुम बोलना, माँ माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे शेर का मांस चाहिए। प्लानिंग के अनुसार योजना तो बन गई। योजना के अनुसार जब वो शेर जो है आता है झाड़ी के पास, तो बच्चा जोर से बोल उठता है, माँ माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे शेर का मांस चाहिए। तो शेर एकदम घबरा जाता है सुनकर कि अरे इस जंगल में तो सबसे ताकतवर मैं हूँ, तो ऐसा कौन सा जानवर आ गया है जिसका बच्चा शेर का मांस खाना चाहता है। तो वो ना घबरा जाता है और सोचता है कि यहाँ से भागने में ही बुद्धिमानी है, और वहां से वो दौड़ते दौड़ते भागते जाता है, भागते जाता है, भागते जाता है। तभी रास्ते में उसे लोमड़ी मिलती है, जो कि आप सभी जानते हैं कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है। लोमड़ी बोलती है, शेर भाई, शेर राजा आप कहाँ इतने जोरों से भागते जा रहे हो। शेर बताता है कि अरे वहां पे जंगल में मुझसे भी कोई बलवान जानवर आ गया है, जिसका बच्चा बोलता है मुझे शेर का मांस चाहिए। तो बकरी बोलती है, आपको किसी ने जरूर बेवकूफ बनाया है, आपसे बलवान तो कोई हो ही नहीं सकता। शेर बोलता है, नहीं वहां पे है। लेकिन शेर भी जानता है कि लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है। तो लोमड़ी बहुत उसको जिद करती है कि चलिए मुझे बताइए कहाँ पे कौन सा जानवर है। शेर बोलता है कि ये तो चालाक है ही, इसलिए बोलता है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्या गारंटी है कि तुम मुझे वहां छोड़ नहीं दोगे। तो बकरी बोलती है कि ठीक है, हमारी पूछ है जो है अपने में बांध लीजिए। फिर दोनों पूछ बांध कर वहां तक जाते हैं। तो जैसे ही वहां पे जाते हैं तो फिर बच्चा देखता है कि अब तो शेर के साथ लोमड़ी भी आ रही है साथ में। फिर वो अपनी माँ के पास भागा भागा जाता है, बोलता है, माँ अब तो हम गए, फुल गारंटी है, क्योंकि अब शेर के साथ लोमड़ी भी आई है, अब तो हम बच नहीं सकते। माँ बेहद घबराए हुए बोलती है कि बेटा चलो, जैसे पहले उस झाड़ी में छिप गए थे वैसे ही छिप जाता है, जैसे शेर उस झाड़ी के पास आएगा तो जैसे तुमने पिछली बार बोला था वैसे ही बोलना। फिर वही होता है, शेर वहां झाड़ी के पास आता है और लोमड़ी को बोलता है, देखो इसी झाड़ी के पीछे से आवाज आई थी। तब तक में बच्चा जोर से बोल उठता है कि माँ माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे शेर का मांस चाहिए। तो बकरी जो है, बकरी माँ बोलती है कि बेटा चिंता मत कर,
अभी शेर लोमड़ी मौसी जल्दी आती होगी क्योंकि लोमड़ी मौसी को भेजा ही है मैंने शेर को लाने के लिए। ये बात सुनते ही शेर जो है लोमड़ी की तरफ देखने लगती है और लोमड़ी जो है शेर की तरफ। अब जो है कुछ समझ में नहीं आता है, शेर एकदम बहुत बुरी तरह से डर जाता है और वहां से भागना चालू करता है। सोचता है कि लोमड़ी बोलता है तेरे से तो मैं बाद में निपट लूंगा, पहले मैं यहाँ से जान बचाते हैं। और वो भागना चालू करता है और भागते-भागते अपने एक स्थान पे जाता है तो देखता है कि लोमड़ी तो मर चुकी है क्योंकि झाड़ियों से इधर-उधर टकरा कर मर चुकी है। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोग को यही बताना चाहती हूँ कि एक बकरी का बच्चा एक अच्छी प्लानिंग बकरी का बच्चा और उसकी माँ एक अच्छी प्लानिंग के साथ जब जंगल के राजा शेर को जंगल से भगा सकते हैं, तो क्या हम और आप ये अपनी टीम के साथ एक अच्छी प्लानिंग कर कर हमारा जो अभी ऑफर निकला है गुरु मंत्र का, ये सब अचीव नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन ज़रूरत है क्या? एक अच्छी और शानदार प्लानिंग की। यानी कि इन सब बातों से यही दोस्तों मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ या मैं भी समझने का प्रयास कर रही हूँ कि अगर अच्छी प्लानिंग करती हूँ, तो कोई यहाँ माई का लाल नहीं है जो कि हमें हमें जो है कुछ भी अचीव करने से रोक सकता है। सही है? अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट करेंगे सर। अब योजना के बाद आता है तालमेल। तो तालमेल में ही यहाँ पे इसका अर्थ छिपा हुआ है। ताल का होता है पैर और मेल का होता है मीना। यानी कि कदम से कदम मिलाकर चलना ही तालमेल कहलाता है। दोस्तों आप सबने देखा होगा या आप सभी जानते भी होंगे, अगर जानते भी होंगे कि आर्मी की फौज को कभी भी पुल के ऊपर से नहीं गुजारा जाता है। क्यों नहीं गुजारा जाता है? क्योंकि उनका तालमेल इतना शानदार होता है कि पुल ही टूट जाएगा। अगर 100 लोग एक ही टाइम में, एक ही मूवमेंट में कदम को पकड़ेंगे तो पुल टूट जाएगा। पर आप अकेले अपने पैर को पटकते रहिए, पुल को कुछ होने वाला नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक साथ अगर हम मिलकर तालमेल से काम करते हैं, तो बड़े से बड़े काम को भी हम पूरा कर सकते हैं। चलिए इसे भी एक मैं कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। वो कहानी एक साधु की है। एक समय की बात है, एक साधु या महात्मा हुआ करते थे। वो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था। तो उनका जब वो मृत्यु शैया पे पड़े थे, तो यमराज बोलते हैं कि ये साधु जो है बहुत ही सज्जन था, कभी किसी से झूठ नहीं बोला, हमेशा सबका भला चाहा। तो जब ये साधु को लेने के लिए अपनी वो क्या है यमराज जो है अपनी सेना को भेजता है कि जाओ इसे रथ पर बैठा कर ले आना। ठीक है? तो अपने उनके जितने भी यमराज की जो सेना थी, वो जाते हैं और साधु को जो है बोलते हैं कि भाई इनकी महात्मा जी, आपने अपने जीवन काल में बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए हमें यमराज की तरफ से आदेश हुआ है कि आपको हम रथ पर बैठाकर आपकी मर्ज़ी से आप जहाँ जाना चाहते हैं, अगर नर्क में जाना चाहते हैं तो नर्क में, अगर स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो स्वर्ग में ले जाने की का आदेश हुआ है। तो ये साधु जो है महात्मा जो है रथ पर बैठ कर जाने लगते हैं मृत्यु के बाद। तो जैसे ही जाते हैं तो वो लोग पूछते हैं कि भाई कहाँ जाना है आपको? तो वो साधु जो है, जो महात्मा है वो बोलते हैं कि मैं तो एक भोला-सा इंसान, मुझे क्या मालूम कि नर्क कैसा होता है और स्वर्ग कैसा तो चलो तुम ही दिखा देना, फिर मैं डिसाइड करूँगा कि कहाँ जाऊँगा। सही है? तो ऐसा सुनते ही फिर वो जा रहे तभी ना बहुत दूर से एकदम रोने करने की आवाज़ सुनाई देती है। तो साधु महात्मा बोलते हैं कि भाई ये कहाँ लेकर जा रहे हो? तो वो यमराज बोलते हैं कि भाई पहले ये नर्क में आपको लेके जा रहे हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, जो बुरे काम किए हैं सभी इसी नर्क में आते हैं, तो चलिए पहले नर्क को देखते हैं। तो जैसे ही वहाँ जाते हैं, तो साधु महात्मा देखता है कि गंदगी, बहुत गंदगी, अपार गंदगी। मतलब वहाँ पे देखकर एक मिनट भी रुका नहीं जा सकता। देख रहा है कि कोई व्यक्ति अगर खाना खा रहा है तो आधा खाना नीचे जा रहा है, कुछ खाना मुँह में जा रहा है। अगर पानी पी रहा है तो पूरा पानी ज़मीन पर फैल जा रहा है। कोई आधा ही वस्त्र पहना है। मतलब पूरी जगह अव्यवस्था थी। वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुका जा सकता था। तो साधु महात्मा बोले चलो यहाँ बिल्कुल नहीं रुका जा सकता है। फिर वो आगे बढ़ते हैं, तो जाते-जाते वो देखते हैं कि
यहाँ पे जितने भी वहाँ नर में लोग थे, उनके साथ एक जाति की गई थी कि उनके ना ये जो कोहनी है हमारा, कोहनी से जो फोल्डिंग पॉइंट है, वहाँ पर एक जो है लकड़ी बांध दिया गया था, जिससे वे अपने हाथों को फोल्ड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है? ये उनके साथ जाति की गई थी। फिर आगे बढ़ते हैं वो जैसे ये ये स्वर्ग के पास आते हैं, दूर से उन्हें एकदम सुखद अनुभूति होने लगती है। वहाँ जाते हैं तो जैसे ही स्वर्ग का द्वार खुलता है तो देखते हैं कि अद्भुत नज़ारा, वो अद्भुत नज़ारा वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है, अगर कोई अपने लिए काम नहीं कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति अगर वहाँ पे कोई भी व्यक्ति खाना खुद से नहीं खा रहा है, सब एक दूसरे को खाना खिला रहा है। सब एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, पानी भी पिला रहे हैं तो दूसरे को पिला रहे हैं, किसी की कंघी कर रहे हैं तो दूसरे से कर रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं तो दूसरे को पहना रहे हैं। मतलब सब वहाँ एक दूसरे का काम करने में लगे हुए हैं। क्योंकि वहाँ भी साधु महात्मा देखते हैं कि दोनों में एक बात कॉमन थी कि उनके भी हाथ को ना पट्टी से हाथ के नीचे जो है लकड़ी बंधा हुआ था। वो भी अपने हाथ को फोल्ड नहीं कर पा रहे थे। वो भी अपने हाथ को फोल्ड नहीं कर पा रहे थे। यही कारण है दोस्तों कि वो जो है अपना काम कोई स्वयं नहीं कर रहे थे, सब एक दूसरे को कर रहे थे। जैसे हम अगर भगवान को भी अपने इष्ट देव को भी खाना खिलाते हैं ना, तो हाथ को फोल्ड करके नहीं खिलाते, हाथ को सीधा करके ही खिलाते हैं। मतलब वहां पे जितने लोग भी हैं, सब दूसरे को अपने सामने भगवान का रूप समझकर उनकी सब सेवा कर रहे हैं। इसे यही कारण है दोस्तों कि स्वर्ग स्वर्ग बन गया और नरक नरक। ठीक है? मैं इस कहानी के माध्यम से मैं यही बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर अगर हमें जो है तालमेल से काम करना है, टीम को आगे बढ़ाना है, तो यहाँ भी हमें एक दूसरे के साथ इतनी जबरदस्त तालमेल रखनी पड़ेगी कि कोई भी काम अपने लिए ना कर कर अपनी टीम के लोगों के लिए करिए। अगर हम अपनी टीम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अचीवमेंट दिलाने की कोशिश करते हैं, तो ऑटोमेटिक मैं भी ऊपर चली जाऊंगी, मेरा भी अचीवमेंट हो जाएगा। सही है? क्योंकि अगर सोच लीजिए, अगर हम मंदिर में जाते हैं और भगवान से सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे ये दिला दो, मुझे अचीवमेंट दिला दो, तो एक ही बात जो है वहां पे जाती है, हमारी एक ही आवाज प्रभु तक जाती है। लेकिन अगर आपने 10 लोगों को यहाँ पे सहायता की है, 10 लोग अपने टीम लोगों के 10 लोगों को भी आपने जो है अचीवमेंट दिलाए हैं, तो ये 10 लोग प्रभु के सामने जाकर बोल सकते हैं कि प्रभु प्रभु हमारे गुरु को आप बहुत आगे बढ़ाना, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत सहायता की इसमें आने के लिए। मतलब एक आवाज से ज्यादा मजबूत क्या है, 20 लोगों का होता है। ये 20 लोग जब हमारे लिए वहां पे जाकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हम सक्सेस भी होते हैं, प्रभु भी हमें आगे बढ़ाते हैं। सही है दोस्तों, मैं यही बोलना चाहूंगी कि आवाज मेरी प्रॉपर जा रही है क्या? यस यस, तो क्लियर। दोस्तों तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से वही मैं समझाना चाह रही हूँ कि तालमेल के साथ हमें काम करनी चाहिए। अगर हम तालमेल के साथ काम करते हैं तो बड़े से बड़े काम भी आसानी से हो जाते हैं। नेक्स्ट करेंगे सर। अब तालमेल के बाद आता है टीम भावना। स्लाइड में लिखा हुआ है कि टीम भावना ही टीम के प्राण होते हैं। निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य टीम भावना कहलाता है। सही है? टीम भावना टीम के प्राण होते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। जिस प्रकार हमारे शरीर से प्राण निकल जाए तो उस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार से अगर अगर हमारी टीम में टीम भावना नहीं होगी तो टीम का कोई अस्तित्व ही नहीं। और ये सब किससे शुरू होगा? आपसे, यानी कि हमसे, क्योंकि हमसे ही टीम शुरू होती है। सही है? आपसे ही टीम शुरू होती है, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत आपको ही करनी होगी। जिस प्रकार से स्वर्ग में सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे थे, काम कर रहे थे, इसलिए स्वर्ग स्वर्ग बन गया। वैसे ही अगर मान लीजिए हमारे 20-25 की का ग्रुप है और टीम कहती है, प्लानिंग हुई है कि गुरु मंथ में सभी जाएंगे, सब एक दूसरे का हेल्प करते हैं और यही छोटे छोटे हेल्प करते करते कंपनी का ऑफर भी हम अचीव कर लेते हैं दोस्तों। सीनियर के साथ पहले लिस्ट बनाए। इसमें कैसे होगा? सीनियर के साथ बैठकर पहले आप लिस्ट बनाए, जो सीनियर है टीम की भावना से अपनी टीम को जिताने के लिए उनके पास जाए, उनकी पहले लिस्ट बनाए और उस पर काम करें। अगर ये सोच ले कि भाई हमें वहां पे जैसे गुरु मंत्र में अकेले नहीं जाना है, अकेले जाकर मैं क्या करूं, अगर हमारी पूरी टीम जाएगी तो हमारी टीम जाएगी तो टीम आगे बढ़ेगी। इसलिए टीम भावना से जाकर हम अगर
टीम भावना से काम करते हैं, उन्हें जाकर लिस्ट बनवाते हैं, उनके साथ जाकर इन्विटेशन करते हैं, उनका फॉलो अप करते हैं, तो लोग निकलते हैं। ये भावना हमें होनी चाहिए कि मैं अकेले जाकर गुरु मंत्र नहीं लूँगा, जब भी जाऊँगा तो अपनी टीम के साथ जाऊँगा। अगर इस टीम भावना से काम करते हैं, तो कोई कारण नहीं बनता दोस्तों कि हमारी टीम आगे बढ़ेगी। इस मतलब सबका एक ही निचोड़ निकलता है कि जहाँ मैं की जगह अगर हम हो जाएँ और हमसे पहले अगर तुम हो जाए, तो वहाँ टीम भावना पैदा हो जाती है दोस्तों। ठीक है? अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में आता है कि ऐसे 3 रीज़न जो टीम को मजबूत और बड़ा बनाते हैं। वो है क्या? प्रोफेशनल रीज़न, कल्चरल रीज़न और इमोशनल रीज़न। तो पहले चलिए हम प्रोफेशनल रीज़न की ओर जाते हैं। दोस्तों हम जो भी जिस इतने बड़े जो है बिजनेसमैन में जहाँ से हमें महीने का 8 लाख मिलने वाला है, तो यहाँ पे हमें पूरे प्रोफेशनल होकर काम करना चाहिए। आप देखते हैं कि अगर छोटा सा कोई दुकानदार भी है ना, जब वो अपनी दुकान में जाता है तो अच्छे से नहा धोकर धोकर अच्छे वस्त्र पहन कर जाता है और अपनी दुकान का शटर उठाता है, पहले अगरबत्ती दिखाता है, तब जाकर अपने काम की शुरुआत करता है। मतलब पूरे प्रोफेशनल तौर पे जाते हैं, ऐसा नहीं कि घर से उठे उठे और चल दिए। तो दोस्तों वैसे ही हमारे बिज़नेस में है, वो जो बंदा जो एक दुकानदार वहाँ से वो कितना कमाता है, महीने का अगर 10,000 भी कमाता होगा, तो 10,000 के लिए जो इतना प्रोफ़ेशनल होकर काम करता है, तो हम और आप तो बहुत बड़े बिज़नेस में हैं, जहाँ से 3 पीढ़ियों की व्यवस्था हम यहाँ से कर सकते हैं। तो क्या हमें प्रोफ़ेशनल होकर काम को नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए दोस्तों। अगर हमारा कोई नए एसोसिएट आते हैं तो उसे भी हमें सिखाना चाहिए लेकिन ये सब की शुरुआत होती है हमसे क्योंकि टीम हमसे ही है। ठीक है? इस प्रकार से प्रोफेशनल होकर काम करें। दूसरा आता है कल्चरल रीजन मतलब हमारी टीम तभी अच्छी और मजबूत बनेगी जब हम अपनी टीम में अच्छी कल्चर डालते हैं। अच्छी कल्चर डालते हैं जैसे कि अगर समय पे हमें पहुंचना है अपने मेन्यू पर और वहाँ हमारे जो भी गेस्ट आते हैं सबको अच्छे से जो है वेलकम करना है हमारे जो भी एसोसिएट मिले जरूरी नहीं है कि हमारी टीम से ही हो जो भी वहाँ मिले जिससे भी मिलते हैं आप अच्छे से उससे ग्रीटिंग करें और अच्छे वस्त्र में जाए इस प्रकार से कल्चरल रीजन होना चाहिए जब ये कल्चर अगर आप अपने में डालते हैं तो आपको देखकर आपकी टीम भी सीखती है और आप जैसा करते हैं वैसे ही आपकी टीम भी करती है। जैसे अगर हम किसी बच्चे को बोलते हैं, "अरे तू कहाँ जा रहा है? अरे तू कैसा है?" तो भी बोलेगा, "हाँ रे बोल।" सही है? मतलब जैसा आप जवाब देते हो ना, सवाल करते हो वैसे ही आपको जवाब भी मिलता है। तब हम क्या बोलते हैं, "अरे इस बच्चे के माँ-बाप कैसे हैं? बच्चे को कुछ कल्चर ही नहीं सिखाया।" लेकिन हम अपनी तरफ नहीं देखते हैं कि हमने उससे कैसे बात किया। वैसे ही दोस्तों हमारे सिस्टम में हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं, हमारे डाउनलाइन है, वो सब हमारे बच्चे हैं। तो उन्हें अगर आपको अच्छी कल्चर देना है, तो वो कल्चर पहले आप में लाना है, फिर उन्हें सिखाइए। क्योंकि कहा भी जाता है कि आप जैसा करेंगे ना, वैसे ही मिलेगा। अगर आप अपने डाउनलाइन के साथ जो करते हैं, एकदम सूद समेत ये वापस आता है, वो 100% सत्य है दोस्तों। ठीक है? इसीलिए हमें अपनी टीम में अच्छी कल्चर डालनी चाहिए। उसके बाद आता है इमोशनल रीजन। दोस्तों, इमोशनल रीजन का मतलब है कि हमारी टीम में सभी एक-दूसरे के साथ इमोशन से जुड़े रहें। हमारे यहाँ पर जितने भी एसोसिएट हैं, अगर कोई यंगस्टर है, तो वो अपने पेरेंट्स से बोल कर आए हैं कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, ठीक है? और उनके पेरेंट्स उसे उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा, कोई हमारा एसोसिएट यहाँ टीम में ना आकर, ट्रेनिंग में नहीं आकर कुछ गलत काम करता है, तो वो गलत है, अपने माँ-बाप को इमोशनल दुखी करता है। उसी प्रकार से यहाँ लेडीज़ है, अगर हाउसवाइफ है, हमने अपने क्या हस्बैंड से टाइम लेकर यहाँ पे किया है कि मुझे 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का समय चाहिए काम करने के लिए और उस समय जो हमें मिला है उसमें अगर हम समय का दुरुपयोग करते हैं तो ये जो है अपने जो घर में हस्बैंड हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके प्रति हम भी इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं। उसी प्रकार से ये जेंट्स के लिए भी लागू होता है। जो जेंट्स अपने घर में अपनी वाइफ से टाइम लिए हैं, अपने बच्चों से टाइम लिया है, कीमती समय लिया है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे इतने दिन के लिए, इतने साल के लिए फ्री छोड़ो। अगर उस टाइम का वो दुरुपयोग करते हैं तो वो भी इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं अपने परिवार के ऊपर। तो ये इमोशनल
जो है अत्याचार हमें नहीं करना चाहिए अपने, ना तो घर में पेरेंट्स के ऊपर, ना हमारे यहाँ पे अपने सीनियर के ऊपर। क्योंकि माता-पिता आपको अच्छा कल्चर देते हैं, लेकिन आपका अपलाइन आपको अच्छा जीवन देता है दोस्तों। आपके माता-पिता आपको पैदा करके पाल-पोस कर बड़ा करते हैं, लेकिन आपका अपलाइन आपकी सोच को बड़ा करके हमारे सोच को बड़ा करता है और हमारे जीवन को भी अच्छा और सफल बनाता है। आपके माता-पिता आपको शिक्षित करते हैं, अपलाइन हमें सक्सेस दिलाते हैं। सही है? माता-पिता शिक्षित करने के लिए स्वार्थ, त्यौहार दोनों लगा देते हैं, लेकिन हमारा अपलाइन जो है सर्वस्व लगा देता है। तो हमें समाज में लगा देता है, समाज में हमें खड़ा करने के लिए, हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। तो हमारा जीवन बनाने के लिए तो माँ-बाप या अपलाइन के मन में कभी भी इमोशनल रीज़न पैदा होने ही नहीं देना चाहिए, उन्हें कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे सीनियर बोलते हैं, हमारे अपलाइन बोलते हैं, वैसे ही हमें काम को करना चाहिए। अगर हमें अपलाइन बोलते हैं कि भाई लिस्ट बनाओ, तो लिस्ट बनाओ। अगर अपलाइन बोलते हैं हमें लोगों से मिलाओ, तो लोगों से मिलाओ। इस प्रकार से उनकी बातों को मानते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट करेंगे सर। अब आता है कि 5 ऐसी बातें जिनका टीम में नेगेटिव पार्ट नहीं बल्कि पॉजिटिव पार्ट का होना बहुत ज़रूरी है। वो हो जाता है, पहला है, नेक्स्ट करेंगे सर। पहला है, यहाँ पे टीम में नकारात्मक सोच नहीं बल्कि सकारात्मक सोच होनी चाहिए। अगर टीम में नकारात्मक सोच होगी, तो कभी भी टीम बड़ा नहीं हो सकता और कभी भी हम किसी भी काम में सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक नकारात्मक व्यक्ति जो है पूरी टीम को नकारात्मक बना देता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि तालाब में एक गंदी मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देता है। तो अगर आपकी टीम में कोई नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है, तो उसे अपनी टीम से हटा देना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। सही है? इसे हम समझते हैं एक कहानी के माध्यम से कि एक राजा था, वो राजा एक पैर से हैंडीकैप था, लेकिन वो राजा बहुत ही अच्छा था। तो एक दिन वो अपने राज्य की सैर करने गया, तो वहाँ देखता है कि बहुत सारे उसके पूर्वजों की जो है फ़ोटो लगा हुआ है। वो देखकर बहुत ही खुश होता है कि हमारे पूर्वज कितने अच्छे थे, कितने सुंदर दिख रहे हैं। काश मैं भी एक ऐसे ही अपना फ़ोटो बनवाकर यहाँ पे लगाता। लेकिन उसके मन में थोड़ा-सा एक कसक है, दर्द है कि अगर मैं तो हैंडीकैप हूँ, मेरा एक पैर खराब है, तो अगर मैं यहाँ फ़ोटो अपना लगवाता भी हूँ, तो हमारी जो है आने वाली जनरेशन क्या बोलेगी, ठीक है? लेकिन उसे बहुत मन होता है, तो फिर अपने जो है राज्य में ढिंढोरा पिटवा देता है कि जो भी व्यक्ति मेरी अच्छी मतलब फ़ोटो बनाएगा, अच्छी पेंटिंग करेगा, जिसमें मैं हैंडीकैप नहीं दिख सकूँ, उसे मैं यहाँ पे उसका आधा राज्य पार्ट दे दूँगा। फिर क्या था, बहुत सारे लेकिन अगर जिसने गलत बनाया, अगर मैं उसमें हैंडीकैप दिखूँ, तो उसे जो है मौत की सज़ा मिलेगी। अब ये जैसे ही ढिंढोरा पीटा, बहुत सारे लोग जो है एकदम डर गए कि भैया अगर अच्छा नहीं बना, वो सोचने लगे कि अगर अच्छा नहीं बना, तो फिर राजा जो हमें सज़ा देगा। इस प्रकार से बहुत अच्छे-अच्छे पेंटर भी वहाँ पे नहीं आए, लेकिन उसमें से एक पेंटर आया और बोला कि मैं आपकी पेंटिंग बनाऊँगा। तो राजा बोलता है कि सोच लो, मैं उसमें हैंडीकैप दिखना नहीं चाहिए, अगर देखा तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी, अगर पेंटिंग नहीं बनाते हो तो चलेगा, लेकिन अगर बनाते हो तो ऐसा बनाना। तो वो व्यक्ति बोलता है, पेंटर बोलता है, ठीक है महाराज, मुझे 1 दिन का समय दीजिए। फिर उसने पेंटिंग बनाया। उसने क्या किया, राजा का जो एक पैर खराब था, जो हैंडीकैप था, उस हैंडीकैप पेंटिंग को जो है घोड़े के पीछे साइड में रखा और अच्छा वाला पैर को घोड़े के सामने रखा, उसे घोड़े पे बैठाया राजा को और अच्छा तीर कमान खींचते हुए बनाया। मतलब बहुत ही एक ज़बरदस्त फ़ोटो उसकी बनी। फिर दूसरे दिन जब राज्य दरबार में जाता है, अपनी पेंटिंग को दिखाता है, तो सब फ़ोटो को देखकर आश्चर्य होते हैं, सब उठ खड़े होते हैं, क्योंकि राजा उसमें कहीं से भी हैंडीकैप नहीं दिख रहा था। लग रहा था कि राजा के पैर और सब सही सलामत है, नहीं दिख रहा था। फिर राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपना आधा आधा राज्यपाट दिया। तो इस कहानी के माध्यम से हम दोस्तों यही समझते हैं कि अगर आपकी टीम में और आप में सकारात्मक सोच है, तो उसका हल कहीं न कहीं से निकल जाएगा। बहुत सारे अच्छे-अच्छे पेंटर थे, लेकिन उनकी सोच नकारात्मक थी, नेगेटिव थी, तो इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमारी टीम में भी हमेशा
सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट में है, टीम में नकारात्मक नजरिया नहीं बल्कि सकारात्मक नजरिया के लोग होने चाहिए। दोस्तों बहुत जरूरी है कि टीम में सकारात्मक नजरिया हो, क्योंकि कहा भी जाता है कि नजर का तो इलाज हो सकता है लेकिन नजरिया का इलाज नहीं हो सकता है। अगर आप जैसे ही अपने टीम में नजरिया रखेंगे आपको वैसे ही दिखेगा। आपका नजरिया जैसा होगा वैसे ही पूरी दुनिया अगर आपको दिखेगी। ठीक है, इसीलिए हमें अपने हमेशा जो है पॉजिटिव नजरिए से देखना चाहिए, वैसे ही आपकी टीम में भी पूरा नजरिया जाएगा दोस्तों। इसे भी हम और एक समझते हैं कहानी के माध्यम से। ये कहानी एक बिजनेसमैन की है। बिजनेसमैन की है। इसमें एक बिजनेसमैन होता है, वो जो है बिजनेसमैन होता है, वो बिजनेस में बहुत ही उसको नुकसान होता है, बिजनेस में फेल हो जाता है, तो उसका मूड बहुत खराब होता है, तो लॉन्ग ड्राइव में वो निकल जाता है। जब किसी का मूड खराब होता है तो हम कहाँ जाते हैं, सोचते हैं अकेले ही मैं बाहर निकल जाऊं ताकि मूड ठीक हो जाए। वो व्यक्ति भी बिजनेसमैन भी बाहर निकल जाता है, वहां जाता है, बहुत दूर चला जाता है, जाते जाते जो है रास्ते में उसका एक टायर पंचर हो जाता है। अब वो उतरता है, देखता है कितनी तीखी धूप है, तेज धूप है, फिर वो भगवान को गाली देता है, क्योंकि जब भी कुछ काम बिगड़ता है तो पहले हम किससे कोसते हैं, भगवान को कोसते हैं। वो बोलता है भगवान, सब कुछ तुझे मेरे साथ ही करना था, एक तो बिजनेस में लॉस हुआ, और दूसरे जो है जब मैं बाहर निकला अपना मूड फ्रेश करने के लिए तो चक्का पंचर हो गया, और उस पर से इतनी तेज धूप। अब वो नीचे उतरता है, खोलता है खोलता है चक्के को, नट बोल्ट से खोल कर रखता है। अब जैसे ही जो है रखता है वहां पे नट बोल्ट, और दूसरे चक्का खोलने की कोशिश करता है तो उसके साथ एक और घटना हो जाती है, वो गिर जाता है और उसका एक बोल्ट जो है नदी में जाकर गिर जाता है, जो बाजू से नाला बह रहा था उसमें गिर जाता है। अब वो अपने आप को बहुत कोसने लगता है, उसे समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तभी देखता है दूर से कि एक गांव का व्यक्ति जो है मस्त एक डंडा लेकर गुनगुनाते हुए पास आया जा रहा है। फिर वो उस व्यक्ति को रोक के पूछता है, भाई यहाँ पे कोई गाड़ी बनाने वाला कुछ गैरेज वैरेज है क्या, कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? तो वो गांव का व्यक्ति बोलता है कि नहीं सर, यहाँ आसपास तो नहीं है, हाँ यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक गैरेज है जहाँ पे आपकी कार बन जाएगी। तो फिर वो बोलता है लेकिन दोस्त उसमें भी एक समस्या है। तो गांव का व्यक्ति बोलता है क्या है सर? वो बताता है कि देखो मेरा जो है एक बोल्ट जो है इस नदी में गिर गया है, तो मैं अगर वहां तक जाना है तो मैं कैसे जाऊं? तो गांव का जो साधारण सा व्यक्ति था वो बोलता है एक मिनट रुक जाइए। फिर वो सोचता है विचार करते करते बोलता है कि देखिए आपका चार चक्के हैं, उसमें जो तीन चक्का लगा हुआ उसमें चारों बोल्ट लगा हुआ है। अगर प्रत्येक चक्कर में से अगर एक एक बोल्ट खोलकर आप इस चक्के में लगा लेते हैं, मतलब कि 3 बोल्ट से यदि आपका टायर कसा जाएगा, लगा लेते हैं तो आप 10 किलोमीटर क्या 100 किलोमीटर भी आराम से चले जाओगे। अब वो व्यक्ति बिजनेसमैन जो था और भी परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा होकर, इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर भी मेरा दिमाग इस तरफ क्यों नहीं गया, मेरी सोच यहाँ तक क्यों नहीं गई, और ये एक व्यक्ति जो गांव का है वो कैसे तुरंत में मतलब सॉल्यूशन निकाल दिया। तो वो फिर वो उस व्यक्ति से पूछता है, ग्रामीण से पूछता है कि भाई तूने ये कैसे सोचा? तो बहुत ही प्यारा उसने ग्रामीण ने जवाब दिया कि सर, आप जो है आपके साथ जो समस्या आई तो आप समस्या पे फोकस कर रहे थे, और मैं जो है उस समस्या का समाधान पे फोकस कर रहा था। तो अगर आप हमारे जीवन में बहुत तरह की समस्या आती है दोस्तों, तो अगर आप समस्या को लेकर बैठे रहेंगे तो सिर्फ समस्या ही समस्या दिखेगी, लेकिन यदि आप उस समस्या का समाधान पे फोकस करेंगे तो आपको समाधान भी जरूर मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत इसीलिए बढ़िया। थैंक यू सर। इसीलिए कहा जाता है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जिस नजरिए से अगर आप दुनिया को देखते हैं दुनिया आपको वैसे ही मिलेगी। और दोस्तों ये हमारे यहाँ पे जितने भी बिजनेस पार्टनर्स हैं सबको मालूम है, या बल्कि हमारे जो लीडर्स हैं, मनोज कुमार सोनी सर हैं, हमारे आदरणीय गुरु DN शर्मा सर हैं, सीमा मैडम, जो भी सक्सेसफुल यहाँ पे इस पैनल में लोग बैठे हैं सबको मालूम है, जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो ना जाने कितनी बातें सुनने को मिलती है। ठीक है, सब हमें बहुत ही गलत नजरिए से देखते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका नजरिया जैसा होगा हम वैसे ही दिखेंगे।
और एक दिन उन्हें प्रूफ हो जाएगा कि उनका नजरिया ही गलत था। सही है। नेक्स्ट करेंगे सर। उसके बाद आता है टीम में नकारात्मक ऊर्जा नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होना चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि अगर आपकी टीम में सकारात्मक ऊर्जा नहीं है तो टीम जो है बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएगी, हम कुछ भी अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा ऊर्जा में रहते हैं, लोग उसी के साथ जुड़ते हैं दोस्तों। और अगर हमारे में ऊर्जा बनी रहेगी तभी हम काम को कर सकते हैं। एक ढीला ढाला लूज फूज आदमी जो है, जिसमें ऊर्जा नहीं दिखती, वो किसी काम का नहीं। तो उसे जितना हो सके अपनी टीम से हटाइए, क्योंकि ये नकारात्मक जो है सभी में वही ऊर्जा देती है, नकारात्मक ऊर्जा ही सभी को लगा देगी। इसीलिए जो है उसे हमें तुरंत का तुरंत अपनी टीम से हटाना चाहिए। और आपकी टीम जो है फायर स्टेशन टाइप की होनी चाहिए, आग सब में एकदम पूरा जोश हो। ठीक है। नेक्स्ट करेंगे सर। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि टीम में कभी मुरझाया हुआ चेहरा नहीं होना चाहिए। सही बोला है दोस्तों, कि एक मुस्कुराहट से इंसान की तस्वीर अच्छी बन सकती है, तो हमेशा खुश रहने से इंसान की तस्वीर भी अच्छी बन सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत बिल्कुल सही है कि अगर हम एक फोटो भी खिंचाते हैं तो वहां पे हम मुस्कुराते हैं। अगर हम एक सेल्फी लेते हैं तो मुस्कुराते हुए लेते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है हमें कि अगर मैं मुस्कुराऊंगी तो मेरा फोटो अच्छा आएगा। तो जब एक फोटो के लिए हम मुस्कुरा सकते हैं, हमें मालूम भी है कि फोटो अच्छा आएगा मुस्कुराने से, तो दोस्त यहाँ तो हम 8 लाख की बिजनेस में है, जो महीने का हमें 8 लाख दे सकता है। तो एक मुस्कुराहट से जब हमारा बिजनेस आगे बढ़ सकता है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो टीम में अगर किसी का भी मुरझाया हुआ चेहरा है, तो उसे आप पहले समझाइए कि भाई आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा चाहिए। किसी को भी मुरझाया हुआ चेहरा पसंद नहीं है। अगर आपकी टीम में इसे हम समझते हैं कि अगर कोई बच्चा भी हमेशा रोते रहता है, बेपा करते रहता है, कोई व्यक्ति उसको गोदी में नहीं उठाता। सही है। हम भी बोलते हैं कि यार ये तो हमेशा रोते ही रहता है, इसका जब देखो चेहरा ऐसे आम की तरह लटका हुआ रहता है। लेकिन वही अगर कोई बच्चा हमें मुस्कुराता है, एक बार देख के मुस्कुरा दिया, हम अपने आप को रोक नहीं सकते उसे गोदी उठाने से। जरूर हम उसे गोदी उठा लेते हैं, क्योंकि वो चेहरा हमें अच्छा लगता है। हम बोलते भी है यार कितना अच्छा बच्चा है, जब देखो तो मुस्कुराते ही रहता है। वो बच्चे की बात बोली। लेकिन अभी हमारी टीम में भी ऐसे ही होता है दोस्तों। आप यहाँ पे हमारे टीम में जय सर को देख लीजिए, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जय सर, उनको जब भी देखिए वो मुस्कुराते ही रहते हैं। मैं एक घटना भी आप लोग से शेयर करना जरूर चाहूंगी। बहुत पहले की बात हो सर, मैं ज्वाइन की थी। हमारे उस समय जय सर भी नए नए थे, लेकिन वो शुरू से ही बहुत एनर्जेटिक और हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ही रहती है। एक व्यक्ति आया था जो प्लान सुना, सब कुछ देखा, सब कुछ अच्छा लगा और उसने फॉर्म भरा। लेकिन जब वो फॉर्म भरा, भरने के बाद वो एक ही बात बोला कि मैं फॉर्म इसलिए भरा हूँ कि मैं देख रहा हूँ ये जो लड़का है ना, कितना मुस्कुरा रहा है। मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि कितना अच्छा, कितना बड़ा बिजनेस हमें मिला है, एकदम मुस्कुरा रहा है। तो इसकी मुस्कुराहट देखकर मैंने इस फॉर्म को फिलअप किया और बिजनेस को ज्वाइन करूंगा। तो एक बार जय सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर अगर मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखे तो हर कोई उसके साथ जुड़ना चाहता है। और एक मुस्कुराहट से जहां आपके काम बन सकते हैं, तो हमें मुस्कुराना चाहिए। और जो भी चेहरा मुरझाया हुआ रहता है उसके पास ना जाए। नेक्स्ट करेंगे। अब मेरा ये ट्रेनिंग सेशन समाप्त पे ही है, और थोड़ा सा और है। टीम में नकारात्मक बातचीत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, नेगेटिव डिस्कशन टीम के लिए जहर के समान होता है। कहते हैं इंसान के कान का इलाज हो सकता है, लेकिन कानाफूसी का इलाज नहीं हो सकता। टीम में हमेशा ध्यान रखें कि टीम में कहीं भी निगेटिव डिस्कशन ना हो, क्योंकि निगेटिव अगर डिस्कशन होता है तो पूरे माहौल को, पूरी टीम को खराब कर देता है। तो इसीलिए टीम में कहीं भी निगेटिव डिस्कशन नहीं होना चाहिए। अगर एक गिलास पानी है, उस पानी में एक बूंद आप जहर डाल देते हैं, एक बूंद अगर उसमें आप जहर डाल देते तो पूरा पानी वो जहरीला हो जाता है। सही है। तो उसी प्रकार से दोस्तों, अगर टीम में एक भी नकारात्मक बात हुई, तो कोई भी व्यक्ति टीम में एक भी नकारात्मक बात करता है, तो पूरे टीम में वो फैल जाती है और टीम भी बैठ जाती है। इसलिए इस प्रकार के लोगों को आप वहां से जितनी जल्दी हो सके
निकालिए समझाकर, अगर वो समझ जाता तो ठीक, अदरवाइज उसे हटाइए। और कहते हैं, दूसरा लिखा हुआ है, कहते हैं इंसान के कान का इलाज हो सकता है लेकिन कानाफूसी का नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बोला गया दोस्तों। जो लोग आदत में है नेगेटिव बात बोलने की, वो कहीं ना कहीं जाकर कानाफूसी करते हैं, किसी अपने सीनियर के बारे में बोलते हैं, ये सीनियर ऐसा है, वो सीनियर वैसा है, हमारा बिजनेस ऐसा है, बिजनेस ऐसा है, बिजनेस की बुराइयां करते हैं। तो ये व्यक्ति खुद तो सफल होता ही नहीं है, अपने साथ साथ जो है लोगों को भी सफलता का रास्ता नहीं दिखाता है और सब उसे असफल कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी टीम से जितना जल्दी हो सके हटा दीजिए दोस्तों। तो ये थी बातें जो कि हमारी टीम में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है सेशन खत्म हो गया है दोस्तों, क्योंकि मैं देख रही हूँ 8 बजने पे भी है। तो मैं लास्ट में यही बोलूंगी कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपने सेशन तो यहाँ पे समापन करती हूँ, और अगले ये पैनल में मैं जो है जय सर को बुलाना चाहूंगी। थैंक यू जय सर। थैंक यू वेरी मच शांति मैडम। दोस्तों पुनः नमस्कार। नमस्कार। क्या बात है, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं है ना, मेरे पास शब्द नहीं है। दोस्तों मैं चाहूंगा, शांति मैडम ने इतने कम समय में बढ़िया स्टोरी सेशन के साथ इस सेशन को कवर किया और बहुत ही बेसिक तरीके से हमें स्टोरी के माध्यम से बातें बताई इस बिजनेस की। तो मैं चाहूंगा शांति मैडम के लिए अब तक की जोरदार तालियां होनी चाहिए। वाकई में बहुत अच्छी स्टोरीज थी मैडम, और हमने काफी सारी स्टोरीज कैच किया। इसे हम बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे इस चीजों को। और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, शांति मैडम की ना स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, हमेशा वो बहुत बेहतरीन तरीके से स्टोरी बता करके समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि दो ही चीजें हैं, एक स्टोरी के माध्यम से और एक एग्जाम्पल के माध्यम से लोगों को जल्दी समझ में आता है। सही है ना? बाकी जो बातें होती है ना, वो ऊपर से बाउंसर हो जाती है, लेकिन जब स्टोरी बता करके कुछ बातें बताई जाए तो स्टोरी को बहुत ध्यान से वो व्यक्ति लेता है और समझता भी है। तो यकीनन बहुत ही शानदार सेशन, और बहुत ही शांति मैडम ने दिल से बातें रखी है। मैं पुनः एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा शांति मैडम के लिए। बहुत शानदार। और दोस्तों आज का